नमस्कार दोस्तों, मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IS पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है, परंतु इसके ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहता। जिसके पास है वो चुप रहना चाहता है और जिसके पास नहीं है वो इसे पाना चाहता है। दोस्तों, आप मेरे शब्दों से ये पहचान ही चुके होंगे कि मैं बात करना चाह रहा हूँ आरक्षण की, अर्थात हमारे देश में रिजर्वेशन की। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो कई सालों से चर्चा का विषय रहा है और जिस पर कभी भी समाज ने कभी भी खुलकर कोई डिबेट नहीं की। आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण के बारे में। वैसे तो वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही है कि हिंदू मुस्लिम वर्गों को लेकर चर्चा बनी रहती है किसी न किसी टॉपिक पर। कोई भी राजनीतिक आप पार्टी ले लीजिए, वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर मुद्दा उठा देगी, परंतु सबसे ज़्यादा अगर जरूरी है तो वो है आरक्षण। इस मुद्दे पर बात होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पूरा देश हमारा इस पर ही निर्भर करता है। और आपको आज मैं समझाऊंगा कि क्यों और किस तरीके से देश निर्भर करता है। आपको मेरी बात सुनकर ये थोड़ा सा अटाक लग रहा होगा कि आरक्षण से देश का क्या मतलब। अब आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्या मतलब है। ऑलराइट, तो वैसे तो भारत आप जानते ही हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑलराइट, तो यानी कि एक ऐसा देश जहां पर सभी धर्म, सभी समुदाय और सभी जाति के लोग अपना एक समान अधिकार रखते हैं। पर जब बात जाति की आती है तो आरक्षण जैसी जड़ जो है वो जन्म ले लेती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे क्यों ये जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों, और कहाँ किस किस सेक्टर में ये जरूरी है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों के द्वारा आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान जो है वो भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। तो देखिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 के तहत शैक्षिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान है। बशर्ते यह होनी चाहिए कि यानी कि जो व्यक्ति है जिसे मतलब आरक्षण चाहिए औरों के मुकाबले वह सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, और इसी के आधार पर जनजाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया जाए। तो देखिए, तो हालांकि संविधान की तो रिपोर्ट ये कहती है कि 15 व 16 के तहत उसे ही मतलब ये आरक्षण दिया जाएगा जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होगा। अब देखिए, तो देश में आखिर चल क्या रहा है और किस किस तरीके के आयामों को चलते देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, देश प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, देश सुपर पावर नहीं कर पा रहा है। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पाया? आपने देखा होगा कि अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु जो गरीब है वो और ज्यादा फुटपाथ पर आ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या आपने कभी ऐसा विचार किया? हाँ, अगर नहीं तो अब आपको मैं बताने वाला हूं कि किस किस तरीके से क्या क्या आपको इस वीडियो के में जानने के लिए मदद मिलेगी। तो देखिए, तो भारत में आरक्षण का पहले हम इतिहास जान लेते हैं, क्योंकि इतिहास जानकर ही हम किसी चीज की जड़ को मजबूत कर सकते हैं और उसी जड़ को पकड़ते हुए हम एक एक बिंदु को समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में आजादी से पहले ही नौकरी और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की जो थी वो शुरुआत हुई थी, परंतु इसके लिए विभिन्न राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए समय समय पर कई आंदोलन भी हुए थे। तो देखिए, तो जिनमें राजस्थान का गुज्जर आंदोलन हुआ था, हरियाणा के जाटों का आंदोलन हुआ था, गुजरात का पाटीलदार यानी कि पटेल आंदोलन उसमें प्रमुख था। पहले अब देख लेते हैं कि आरक्षण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, तो आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन आपको पता ही चल गया होगा, जिसमें निम्नतः SC, ST, OBC और जनरल ये कास्ट आती है। यानी कि भारतीय सरकार ने कास्टेशन सिस्टम को इस तरीके से डिफाइन किया है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि जाति के साथ साथ बहुत सारी उपजातियां हैं और कई सारी किस्में हैं जातियों की, परंतु अगर देखा जाए वैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये भाई भाई हैं एक तरीके से। ये कहावत जो है वो बिल्कुल सत्य है। परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियां जब अपनी वोट बैंक के रूप में आती है, यानी कि जब आपको पता होगा कि जब चुनाव सर पर आते हैं, तो चुनाव जब सर पर आते हैं तो लोग इसी तरीके के मुद्दों को उठाकर लोगों के दिल में भड़काऊ भाषण की तरह एक तरीके से अपना प्रतिनिधित्व जगाते हैं, जिससे कि वो लोगों के चहेते बन जाए और वो वोट से उनकी एक तरीके से
वो पावर हासिल कर ले, एक तरीके से वो सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, तो इस तरीके की वो पावर हासिल करना चाहते हैं, इन्हीं तरीके के मुद्दे को उठाना। परंतु जब बात उनके बंटवारे की आती है, एक तरीके से उन्हें आरक्षण देने की आती है, एक तरीके से उन्हें सुविधाएं प्रदान करने की आती है, तो फिर जातियों को भारतीय मतलब एक तरीके से राजनीति वाले, यानी कि जो पॉलिटिक्स है, यानी कि एक तरीके से जो राजनीति है, वो राजनीति यहाँ पर अड़ा देते हैं कि जाति धर्म को लेकर, कि इस सरकार ने आपके समुदाय के लिए क्या किया। तो अब देखते हैं कि क्या। तो देखिए, आरक्षण का अर्थ ये होता है कि अपनी जगह को सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की हर स्थान पर अपनी अपनी जगह सुरक्षित करने का कोई ना कोई ख्याल रहता ही है। आप लोगों में से भी कई लोगों का तो रहता ही होगा। तो देखिए, तो जैसा कि आपको ट्रेन में अगर यात्रा करनी है तो उसमें आपको डिब्बे का आरक्षण चाहिए, तो आपने देखा भी होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आरक्षण इस तरीके से भी है। अस्पताल में अगर आपको चिकित्सा के लिए जाना है तो वहाँ भी आपको आरक्षण चाहिए। विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो तो यहाँ भी सरकारी विभाग में या नौकरी पाने की बात हो तो यहाँ भी आरक्षण चाहिए। यानी कि एक तरीके से अपनी सीट को सुरक्षित करना ही आरक्षण कहा जाता है। छोटे छोटे मैं आपको शब्दों में बताऊं तो देखिए, तो भारत में आरक्षण की शुरुआत और इसके विभिन्न चरण कौन कौन से थे, पहले हम इनको भी जान लेते हैं। तो भारत में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आरक्षण की जो शुरुआत हुई थी वो 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज के सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में अनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। इसके बाद कई सारे आंदोलन इसी तरीके के हुए। 1891 का आंदोलन हुआ, फिर त्रावणकोर ने सामंती रियासतों के लिए सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों को अनदेखी करके विदेशियों को भर्ती करने के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मांग की। फिर 1901 में साहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई। फिर इसके अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के लिए कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने का पहला सरकारी आदेश दिया गया। फिर 1908, फिर 1909, फिर 1921 इस तरीके से, जैसा कि आपने देखा होगा कि 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी, तो आपको पता होगा कि 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मद्रास, कोलकाता, बम्बई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य प्रेसिडेंसी के रूप में उस समय जानी जाती थी। और जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसमें जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें गैर ब्राह्मणों के लिए 44% ब्राह्मणों के लिए 16% और मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि जातियों को देख करके उसकी सीटें यानी कि एक तरीके से रिजर्व कर दी गई, यानी कि उसकी स्थित कर दी गई। फिर 1935 में क्या हुआ, तो देखिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि पुनः समझौता, हम जिसे जानते हैं, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। फिर देखिए, तो इस तरीके के मुद्दे जो थे वो इतिहास में छिड़े। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, देन उसके बाद भारत का एक संविधान निर्मित किया गया। और आपको पता भी होगा भली भांति कि संविधान को निर्मित करने वाले बाबा साहब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान को निर्मित किया था तो अपनी जाति के लिए उन्होंने कुछ नियम और कानून जो थे वो उस समय संविधान में लिख दिए थे। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लिख दिए थे, बाबा साहब ने बहुत अच्छे किया था। क्योंकि उस समय जो स्थिति थी दलितों की वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। क्योंकि अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो दलितों की जो स्थिति रही है शुरू से वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रही है समाज के अंदर। एक तरीके से उसकी जाति के आधार पर उसे नीचा दिखाया जाता था और जाति के आधार पर ही उसे ऊंचा दिखाया जाता था। यानी कि जातियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था उस टाइम, आप लोगों को पता ही होगा। पर ये आज का नया हिंदुस्तान है, इसमें अगर देखा जाए तो आपको पता ही है कि कौन दलित, कौन ब्राह्मण, कौन मुसलमान, सभी लोग एक तरीके से एक ही वर्ग के हैं। आज इतना ज़्यादा भेदभाव अगर निजी रूप से देखा जाए तो देखो इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं मिलता। आप लोग स्वयं भी इस बात को जानते हैं। क्यों जानते हैं? देखो, मैं जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए कि सलीम है, तो सलीम का दोस्त राहुल है, राहुल का दोस्त जेनिफर है। तो देखिए इसी तरीके से अब हम सभी लोग जो है एक ही समुदाय में रहते हैं और आज सभी लोग दोस्त हैं। पर जब बात धर्मों को लेकर आती है, जातियों को लेकर आती है, आरक्षण को लेकर आती है,
तो हम जातियों को लेकर एक तरीके से आरक्षण के पीछे पागल से हो जाते हैं। पर क्यों? ऐसा क्या आपने कभी सोचा? अब देखिए, तो मैं आपको समझाता हूँ कि पूरा माजरा क्या है। जैसा कि आपको वर्तमान समय में भी हाल ही की घटना याद होगी कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी ज़्यादा जो थी वो पॉलिसीज लाई आरक्षण के ऊपर, यानी कि 50% का जो आरक्षण है वो पूरी तरीके से खत्म करके एक तरीके से 10% का आरक्षण सभी लोगों को दिया जाए। परंतु वो किन लोगों को दिया जाए, इस चीज़ का भाई कोई पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी सही काबिलियत के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो क्या फ़ायदा। मान लीजिए मैं हूं और आप हैं। अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है, मैं काफ़ी ज़्यादा शिक्षित भी हूँ, परंतु आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास पैसा है और आप शिक्षित भी नहीं है, परंतु आप एक दलित हैं। या मान लीजिए मैं ही दलित हूँ और मेरे पास पैसा भी है और एक तरीके से एजुकेशन भी है। अब आरक्षण की जरूरत किसे है, क्या आप बताएंगे? डेफिनेटली जो मध्यम वर्ग का लोग है, यानी कि जिसे सच में जरूरत है आरक्षण की, क्योंकि जो सच में ही पिछड़ा हुआ है तो उसे आरक्षण की जरूरत है। पहली बात तो मान लीजिए कि आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि सभी लोग यहाँ पर समुदाय, जितने भी समुदाय के लोग हैं वो इकट्ठा होकर रहते हैं। अब इकट्ठा होने का मतलब ये होता है कि समाज में जितने भी हम लोग इकट्ठा होकर रहते हैं तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई समाज का व्यक्ति नीचा है तो वो कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि वो देश का विकास कर पाए और साथ ही साथ देश का भागीदार भी हो। यानी कि धर्मनिरपेक्ष देखो हमें ये चीज़ सिखाता है, क्योंकि समानता का अधिकार हमें ये सिखाता है। और आपको पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस बात को कह दिया है कि ये भावात्मक है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी बार अपने इसमें कह दिया है कि इस तरीके से बात है, तो अपने पूरी बात को उसने समझा दिया है कि एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है, आपके एक तरीके से भावात्मक आप इसे रचना मान सकते हैं। तो अब देखिए तो क्या था, तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको वर्तमान समय में देश में आपको एक हाल ही की घटना याद होगी। तो आपको पता ही है कि देश में कोरोना चल रहा है, परंतु कोरोना के चलते हुए आरक्षण को लेकर भी इस मुद्दे पर लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आरक्षण कोई मूलभूत अधिकार नहीं है, जो कि सत्य है। क्योंकि देखो आरक्षण किसे मिलना चाहिए, आप ही बताइए। आपके पास सब चीज़, आप एक तरीके से एजुकेटेड भी है और हर तरीके से शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हुए नहीं है और सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए नहीं है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है तो उसे किसको जरूरत है, आप ही बताइए। तो आपका आंसर जो होगा एक मनुष्यता के नाते क्या होगा, यानी कि जो सच में उसका हकदार है केवल उसे ही आरक्षण मिलना चाहिए। आप मानकर चलिए कि लिंग में ही काफ़ी ज़्यादा आरक्षण होता है, एक तरीके से आपको पता होगा। आपने कभी मेट्रो में ट्रेवल किया होगा तो आपने पाया होगा कि 2 सीटें आपने देखी होगी तो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। ये भी तो एक आरक्षण का हिस्सा है, यानी कि रिजर्वेशन का। और जो 2 सीटें होती है वो वृद्धों के लिए, यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए आरक्षित होती है। अब मान लीजिए कि आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं और आप सीनियर सिटीजन की सीट पर बैठे हुए हैं और वहीं दूसरा व्यक्ति जो 75 साल की उम्र का है वो आपके सामने खड़ा हुआ है और वो खड़ा ही है और आप बैठे हैं, तो क्या उसे आरक्षण देना चाहिए? ऐसी स्थिति में बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र इतनी है कि आप उस चीज़ को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप खड़े हो सकते हैं। परंतु जो 75 साल की उम्र का वृद्ध व्यक्ति है वो खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उसे आरक्षण की जरूरत है। अब कुछ सेक्टर्स में आरक्षण की जरूरत नहीं है और कुछ सेक्टर में आरक्षण की जरूरत है। ऑलराइट, तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा जान लेते हैं, जिससे कि हमको समझने में पॉइंट टू पॉइंट कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, यानी कि अपनी रिपोर्ट में, तो आरक्षण कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। आत्मसम्मान को अस्तित्व के नाम पर अधिकार की दुहाई वाले दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ दिया था। तो इसमें पहली SC, SC और ST श्रेणी में क्रीमी लेयर पर कोर्ट बोल चुका है कि भारत में आरक्षण एक भावात्मक और एक राजनीतिक मुद्दा है। अब राजनीतिक मुद्दा तो मैंने आपको बता दिया कि एक तरीके से वोट बैंक का जब यूज करना होता है तो आरक्षण का मुद्दा छेड़ दो, हिंदू मुस्लिम का आप मुद्दा छेड़ दो, मंदिर मस्जिद का आप मुद्दा छेड़ दो, तो आपको एक तरीके से रिजल्ट खुद मिल जाएगा। ऑलराइट, यानी कि एक तरीके से समाज के लोगों को समाज से दूर करने का सबसे बेहतर उपाय है कि कोई भी एक इनमें से मुद्दा आप छेड़ दो, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं,
अब इसमें आपको पता ही चल गया है। तो जिनके पास वे इसे छोड़ना नहीं चाहते और जिनके पास नहीं है वे वो अपना सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं। क्योंकि सूची में क्यों नाम जुड़वाना चाहते हैं? क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा है। पहली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर समाज में हम 10 लोग रह रहे हैं तो हमारा अधिकार होता है कि हम 11वें लोग को, जो पिछड़ा हुआ है सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हम उसको भी एक तरीके से कंधा मिलाकर जीना सिखाए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो, जब हमारे अंदर समानता होगी, एकता होगी, तो देश जो हमारा है वो प्रगति करेगा। क्योंकि आज अगर हम आरक्षण के मुद्दों पर लेकर, एक तरीके से जातिवाद पर लेकर अगर हम मुद्दे उठाएंगे तो फिर प्रोग्रेस कब करेंगे? मानवता को कब जन्म देंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हम जातियों में उलझ कर रह जाएंगे और आरक्षण पर उलझ कर रह जाएंगे, जिससे हम अपना मानवता का विकास कभी नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इसे भी हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो आदिवासी क्षेत्रों में जो शिक्षक की नौकरियां होती है उसमें 100% आरक्षण को एससी ने बताया कि मनमाना आदेश रद्द किया। तो देखिए, तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या। तो देखिए, तो आज़ादी के 7 दशक बाद ये बहस फिर से छिड़ चुकी थी, क्योंकि आपको पता ही होगा। तो देखिए, तो इसमें क्या बताया गया इसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो क्या आरक्षण की मूल नीति में बदलाव की जरूरत है? क्या गरीब को कोई जाति नहीं होती? पहली बात तो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। गरीब एक तरीके से कोई जाति नहीं होती। गरीब व्यक्ति अगर है तो हमारे समाज की देन है और हमारे सरकार की देन है। क्योंकि सरकार उस चीज़ को बदल सकती है और समाज उस चीज़ को बदल सकता है, और समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरीके से उसमें प्रोग्रेस कर सकता है। ऑलराइट, तो क्या आरक्षण पाने वाली जातियां अब शासक वर्ग का हिस्सा बन गई? आरक्षण का लाभ खास जातियों तक सीमित रह गया? आप भी बताइए। तो आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो ये सवाल तब शुरू हुए हैं जबकि इस दौर के आरक्षण के खिलाफ बोलना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर माना गया। कोई भी दल, कोई भी नेता इसके खिलाफ जाने की सोचता तो दूर की बात, इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर इसके खिलाफ ही वो हिम्मत कर देगा तो एक आपने कहावत सुनी होगी, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो वही बात है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो यही बात इसमें आ जाती है कि एक तरीके से राजनीतिक जो दल भी है इसके ऊपर नहीं बहस करना चाहते, कोई डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई मुद्दा ही ऐसा है। इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। तो राजनीतिक के दलों में मिलने की बात तो आपने कई बार देखी होगी कि, लेकिन आरक्षण ही एक ऐसी राजनीतिक मुद्दा है जो सभी दलों के लिए दिलों का मिलन भी करवाता है। और तभी देश के सबसे बड़ी अदालत को भी कहना पड़ गया कि कमाल है, सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं। तो देखिए, तो कितनी अच्छी यहाँ से बात निकल आती है कि कमाल है कि सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं। तो कैसे हैं? मायावती जी को देख लीजिए, एक राजनीतिक दल है, आपको पता ही होगा, बसपा, आपने नाम सुना होगा। सपा को देख लीजिए, यानी कि समाजवादी पार्टी, और अन्य कांग्रेस को ही देख लीजिए। तो ये जितनी भी ज़्यादा एक तरीके से पार्टियां हैं वो सभी एक साथ हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनको कोई भी मुद्दा उठाना होता है तो सबसे पहले यही मुद्दा उठाती है और फिर इनको भिड़वाती है आपस में, और भिड़वाने के साथ साथ फिर अपना जब काम हो जाता है तो इनको भूल जाती है कि कौन दलित, कोई नहीं जानता। अब देखिए क्या क्यों इसमें कुछ हुआ। तो इसमें हमने देखा था कि, तो देखिए, तो इसमें क्या हुआ, तो पिछले 6 सालों में महिला आरक्षण विधेयक क्यों पेश नहीं किया गया? तो देखिए, तो हुआ यूं कि तमिलनाडु के डीएमके, AIADMK और CPIM सहित तमाम पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में OBC आरक्षण की, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट को 50% यानी कि 50% कर दिया जाए। याचिका में अपील की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया निर्देश में दिए गए तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग SC और ST आरक्षण एक्ट यानी कि 1993 को लागू करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एफ नागेश्वर राव और जस्टिस कृष्णा मुरारी के जस्टिस एवं रविंद्र भट्ट ने जो कहा वो गौर से सुनने के लायक है। तो देखिए, तो आरक्षण का अधिकार कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। आप ये पेटिशन खुद वापस ले लेंगे कि या फिर हम ये काम करें आपके लिए? सॉरी, शायद मैं आपको ये समझाने में असमर्थ था। तो देखिए, तो आरक्षण का अधिकार कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। आप ये पेटिशन खुद वापस ले या फिर हम इसको आपसे वापस करें। तो इस तरीके की मतलब रविंद्र भट्ट ने बात कही याचिका देते समय।
तो देखिए, तो महाराष्ट्र में जो नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% आरक्षण के लिए कानून बनाएगी उद्धव सरकार। तो इस तरीके की मतलब आरक्षण को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये बनाए गए। अब देखिए, तो आरक्षण को लेकर मान लीजिए कि उद्धव सरकार बनाएगी, 80% कह दिया, तो जो आरक्षित लोग हैं, मानकर चलिए कि SC और ST वाले हैं, तो उनके तो बल्ले बल्ले हो गई इसी चीज़ को सोचकर। हालांकि कोई चीज़ अभी नहीं हुई है, एक तरीके से प्रस्ताव रखा गया है उस चीज़ का। अब इस चीज़ को सोचकर अब वोट बैंक कहाँ पर जाएगा? वोट बैंक सीधा सरकार पर जाएगा, जो सरकार उद्धव सरकार, जैसे कि उद्धव सरकार ने कहा कि 80% का आरक्षण देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी टिप्पणी की। कमाल है, तमिलनाडु में भी नीट के आरक्षण प्रावधानों को लेकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे चाहे तो मद्रास हाई कोर्ट में ऐसी अपील कर सकते हैं। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लाखों मुद्दे और लाखों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के जरिए से पड़ी रहती है, आपको पता भी होगा। तो अब देखते हैं कि आरक्षण का इतिहास किस तरीके से है। तो आपने 1858 में देखा होगा, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि कई हजारों सालों से, यानी कि हमारे इतिहास से अगर इसको जोड़ा जाए तो इतिहास में जब वर्णों के बारे में आपने देखा था तो वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तभी से ही इस जाति को एक तरीके से जब जाति बनी और उपजाति बनी और जनजातीय लोग आपस में रहने लगे, और जब वो जनजातीय लोग एक तरीके से अब वर्तमान समय के समाज में रहने लगे, तो उन्हें एक तरीके से आरक्षित लोग कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्हें पिछड़ा बताया जाने लगा। एक तरीके से उन पर यह काली पौत दी गई, क्योंकि वो भी इंसान ही है, बिल्कुल इंसान है। अब थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, क्यों समान नागरिक संहिता भारत के लिए जरूरी है। तो देखिए, 26 नवंबर 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछले वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई थी। किसके द्वारा? बाबा साहेब के, यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसके अलावा 10 सालों के लिए उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए थे, यानी कि हर 10 साल के बाद संवैधानिक संशोधन के जरिए इन्हें बढ़ा दिया जाता है। तो अब देखिए फिर हुआ क्या। साल 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग का गठन किया गया। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किस आयोग के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किस गठन का यानी कि किस आयोग का गठन किया गया था। तो कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग के द्वारा क्या होता था, तो देखिए, तो इस आयोग के द्वारा सौंपी गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अन्य पिछड़ी जाति यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास अर्थात ओबीसी के लिए की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। फिर साल 1979 में यानी कि 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई। यानी कि इस मुद्दे पर अब इतनी ज़्यादा एक तरीके से ये काफ़ी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इस पर संविधान के द्वारा मतलब आयोग बना दिए गए। तो पहला तो आपने आयोग यही देख लिया कि जब संविधान लागू किया गया तो कालेलकर आयोग बनाया गया, फिर मंडल आयोग बनाया गया, फिर एक तरीके से बाद में सन 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया और छात्र संगठनों ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी की आत्महत्या करने की कोशिश की। तो इस तरीके से तो गोस्वामी आपको पता ही होगा एक तरीके से दलित वर्ग के व्यक्ति होते हैं, ऑलराइट। तो एक तरीके से दलितों की एक तरीके से हत्या कर दी गई, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आज आरक्षण इस चरम पर है कि मान लीजिए कि आप कक्षा 12th में है और आपकी जो परसेंटेज है वो 85% है और जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का भी कोई कैंडिडेट है तो और उसकी भी 85 और 85 है। तो आपको आरक्षण अच्छी तरीके से पता होगा कि हर कॉलेजेस में, हर मेडिकल कॉलेजेस में, हर बीटेक कॉलेज में यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर एक संस्था में
कोई भी संस्था ले लीजिए, हर एक डिपार्टमेंट में, वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेलवे डिपार्टमेंट हो या आपका एक तरीके से मेट्रो का डिपार्टमेंट हो, तो आरक्षित सीटें रहती हैं एससी और एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और जनरल वालों के लिए। तो मान लीजिए किसी परीक्षा को पास करने के लिए जनरल वालों को 100 मार्क्स चाहिए, किसी परीक्षा में 100 मार्क्स चाहिए, वहीं ओबीसी वाले को 80 मार्क्स चाहिए और एससी वाले को 78 मार्क्स चाहिए। तो 78 मार्क्स लाने वाला पहले की प्राथमिकता ही रखेगा। मान लीजिए कि अगर 78 मार्क्स उसे चाहिए और उसने एक तरीके से 85 वो क्रॉस कर गया, तो फर्स्ट डिवीज़न किसकी मानी जाएगी? एक तरीके से एससी और एसटी वाले की। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि किसी व्यक्ति को आरक्षित उस रूप से दिया जाता था, यानी कि आरक्षण उस रूप में दिया जाता था कि जातियों को देखकर, कि मान लीजिए कि अगर मैं एससी या एसटी जाति से हूं तो मुझे आरक्षण दिया जाएगा, परंतु अगर मैं काबिल हूं या अकाबिल हूं उस चीज़ में मुझे कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो वही चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर आज भी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चित बना रहता है। अब देखिए, तो जिसको आरक्षण मिल रहा है तो भाई वो क्यों उठाएगा इस चीज़ को मुद्दा? क्योंकि उसका तो देखो इस चीज़ में बेनिफिट है। आपको पता ही होगा कि स्कूल और कॉलेज में एससी एसटी वालों के लिए फीस माफ़ी हो जाती है, परंतु जो सच में कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी फ़ीस ना तो माफ़ी होती है और उनको वो पे भी करनी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये हम लोगों को देखने को मिलती हैं समस्याएं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं तो इसमें फिर हुआ क्या क्या था। तो इसमें एक तरीके से पदोन्नति में वरिष्ठता भी इसमें शामिल की गई थी। फिर 12 अगस्त सन 2005 को उच्चतम न्यायालय में पीए इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में 7 जजों द्वारा सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए घोषित किया गया कि राज्य पेशेवर कॉलेज समेत सहायता प्राप्त कॉलेजों ने अपने आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक पर थोप सकता है। लेकिन इसी साल निजी शिक्षक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93वां संवैधानिक संशोधन लाया गया। तो इसमें अगस्त सन 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के लिए फैसला भी उसमें सुना दिया गया था। फिर साल 2006 की घटना मैं आपको बताता हूँ। फिर साल 2006 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू किया। फिर 10 अप्रैल सन 2008 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन में पोषित संस्थाओं में 27% ओबीसी का कोटा शुरू करने के लिए सरकार कदम का सही ठहराया। इसके अलावा न्यायालय में स्पष्ट किया गया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अब देखिए, हमने जान लिया कि आरक्षण का इतिहास क्या है, कौन कौन सी सरकार इसके लिए नीति लाना चाहती है, क्यों लाना चाहती है, वो एक बात अलग है। अब ये देख लेते हैं कि आरक्षण दिया क्यों जाता है। तो भारत में आपको पता ही होगा कि सरकारी सेवाएं और संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदाय तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाई और धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र शैक्षिक संस्थाओं में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है। यह आप भली भांति लोग जानते ही हैं। फिर भारत ने, यानी कि भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को प्रस्तावित किया गया है। आरक्षण की वर्तमान स्थिति अब आप देख लीजिए। वर्तमान समय में भारत की केंद्र सरकार में उच्च शिक्षा में 49.5 आरक्षण दे रखा है और विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिए कानून बना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन राजस्थान और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में क्रम से 68% और 87% तक का आरक्षण का प्रस्ताव रखा जाता है। तो आप ये सोचिए कि क्यों रखा जाता है। अब आपको मैं बताऊंगा कि क्यों रखा जाता है और इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण क्या है और क्यों हमारा देश उन्नति नहीं कर पा रहा, क्यों हम लोग जाति के भेदभाव और लिंग के भेदभाव से जुड़े हुए हैं और इसी भेदभाव में रहकर हम अपने देश की उन्नति और अपने समाज की उन्नति नहीं कर पा रहे। तो देखिए, तो जिसमें अगड़ी जातियों के लिए 14% भी शामिल है। तो देखिए, तो इसमें भारतीय संविधान के जरिए से महत्वपूर्ण संविधान के संशोधनों के बारे में हम देख लेते हैं।
तो केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में जो उपलब्ध सीटें कराई गई थी वो 22.5% यानी कि 22.5% अनुसूचित जाति यानी कि दलित और अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासियों के लिए छात्रों के लिए आरक्षित कराई गई थी। ऑलराइट, तो आपको ये पता भी होगा। तो जनजातियों के लिए 7.5 और ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27% आरक्षण को शामिल करके आरक्षण का यह प्रतिशत 49.5 तक बढ़ा दिया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में 14% सीटें अनुसूचित जातियों और 8% सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यार्थियों के लिए केवल 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो देखिए, तो कितना ज़्यादा अंतर ये आपको देखने को मिलता है, यानी कि जाति के आधार पर आरक्षण यहाँ पर आप देख सकते हैं, परंतु काबिलियत के आधार पर आपको यहाँ कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। अब आरक्षण किस चीज़ में देना चाहिए, किस चीज़ में नहीं देना चाहिए, आप ये मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। मान लीजिए कि एक डॉक्टर बनाया गया, बहुत अच्छी बात है कि दलित वर्ग का भी देखो डॉक्टर होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी वर्ग का कोई भी पिछड़ा रहे। पहली बात तो मेरी थिंकिंग और आप लोगों की थिंकिंग ये नहीं होगी कि कोई भी समुदाय, कोई भी जो भी समुदाय हमारे देश में रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, कोई भी वो पहली बात तो पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो यही है। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को टॉप लेवल पर जाना है, यानी कि सुपर पावर के रूप में भी उभरना है। देश ऐसे ही नहीं चल सकता। अब देश को हम इसी लड़ाई झगड़े में लेकर नहीं चल सकते। अगर हमें देश को सुपर पावर बनाना है तो ये जातिवाद हमें ख़त्म करना होगा, बिल्कुल ख़त्म करना होगा। अब देखिए, तो पिछड़ा, अब इसमें 50 ही अंक लाना अनिवार्य है। तो मान लीजिए कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है और दलित वर्ग का वो व्यक्ति है। अब दलित वर्ग के व्यक्ति को 50 अंक आ गए तो वो एक डॉक्टर के रूप में एक तरीके से हो गया। क्यों? क्योंकि वो सरकारी एक तरीके से कानून बनाया गया है। सरकार के कानूनों के द्वारा ये चीज़ अप्लाई होती है और अप्लाई हो रही है वर्तमान समय तक। अब देखिए, और उसी दूसरी ओर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति 100% मार्क्स लाकर डॉक्टर बना। तो आप ये बताइए कि जिसने पढ़ाई की है और उसकी काबिलियत है कि उसने 100% लाकर वो मुकाम हासिल किया है और उसकी काबिलियत 50% की है, तो बेहतर डॉक्टर वर्तमान समय के लिए या कौन हो गया इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए जो बेहतर डॉक्टर साबित होगा तो कौन होगा? यानी कि जिसने अधिक पढ़ाई की है, जिसने अधिक मेहनत की है उस फील्ड में, तो वही बेहतर उसमें साबित होगा। अब देखिए, तो प्रबंधन कोटा, इसको भी देख लेते हैं। ये तो बात हो गई एक तरीके से योग्यताओं को लेकर, यानी कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर, यानी कि एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन फैला हुआ है। तो देखिए, जो जाति समर्थक आरक्षण के पैरेकारों के अनुसार प्रबंधन कोटा सबसे विवाद स्पष्ट कोटा है। प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा भी इस गंभीर आलोचना की गई है कि क्योंकि जाति, नस्ल और धर्म पर ध्यान दिए बिना आर्थिक स्थिति के आधार पर यह कोटा है। जिसके पास भी पैसे हो वह अपने लिए सीट खरीद सकता है और जिसमें निजी महाविद्यालय प्रबंधन में अपनी कसौटी के आधार पर तय किए गए विद्यार्थियों के 15% सीटें आरक्षित कर सकते हैं। इस कसौटी में महाविद्यालयों की अपनी प्रवेश परीक्षा या कानूनी तौर पर 10+2 के न्यूनतम प्रतिशत शामिल होते हैं। तो यानी कि न्यूनतम, यानी कि प्रबंधन कोटे का मतलब होता है कि कॉलेज जो है 15% सीटें अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जिसने आपने डोनेशन का सुना होगा कि भाई मेरा तो डोनेशन दे करके इस कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो वो होता है प्रबंधन कोटा। तो इसी के तहत होता है। आपने देखा होगा कि 10+2 में आपके 70% मार्क्स आए, परंतु कॉलेज की जो मेरिट लगी वो आपकी 85 पर लगी। अब आप तो रह गए। अब आपने प्रबंधन कोटे का यूज़ किया और आप जो है एडमिशन आपका हो गया और आपने एक तरीके से यानी कि आरक्षण को ले लिया। अब लिंग आधारित आरक्षण को देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि महिलाओं को ग्राम पंचायत, यानी कि जिसका अर्थ है कि गांव के विधानसभा जो कि स्थानीय ग्राम सरकार का एक रूप है, और नगर निगम चुनावों में 33% आरक्षण प्राप्ति से होता है। बिहार जैसे राज्य में ग्राम पंचायत की महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। अब इसमें दूसरी ओर ये भी देख लेते हैं कि लिंग को लेकर के आरक्षण कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पर देखो देना चाहिए, कहाँ पर नहीं देना चाहिए। अब मानकर चलिए कि गांव में इसे आरक्षण दे दिया गया, यानी कि ये तो कंफर्म है कि जिसे आरक्षण मिल गया तो वही चीज़ उस चीज़ की हो गई, यानी कि एक तरीके से रिजर्व होना, इसे ही आरक्षण हम कहते हैं क्योंकि इसकी यही डेफिनेशन है।
अब मानकर चलिए दूसरी ओर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और रेल में ट्रैवल कर रहे हैं, ये 3 उदाहरण ले लेते हैं। तो 2 सीटें आपकी पता ही होगा कि आपको महिलाओं की आरक्षित रहती है कुछ सीटें, और मेट्रो में भी इसी तरीके से कुछ सीटें महिलाओं की आरक्षित रहती है और रेल में भी। और मानकर चलिए कि महिलाओं की सीट पर कोई व्यक्ति जाकर बैठ जाता है जो कि पुरुष है, तो अब आरक्षित सीट है क्योंकि महिलाओं को इस चीज़ों की देखो ज़रूरत है, तो यानी कि ज़रूरत के लिए उसे आरक्षण चाहिए, तो यानी कि अब हमें वो सीट छोड़ देनी चाहिए या कि नहीं। एक मनुष्यता के जरिए तो देखो हमें छोड़ देनी चाहिए। अब दूसरी ओर आपने सीनियर सिटीजन के भी आरक्षण सुना होगा, यानी कि सीनियर सिटीजन को लेकर के आरक्षित सीटें भी कुछ होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि 75 साल का कोई व्यक्ति है और 15 साल का कोई व्यक्ति है, तो 15 साल का खड़े होकर भी ट्रैवल कर सकता है, परंतु 75 साल का इतनी शक्ति उसमें नहीं है कि वो खड़े होकर के ट्रैवल करे। यहाँ पर उसे आरक्षण यानी कि ज़रूरी है। अब यहाँ पे तो जो आरक्षण ज़रूरी हो गया, पर यहाँ पर इसमें समझ नहीं आता कि ये ग्राम पंचायत में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट काम कर रही है तो गवर्नमेंट केवल काम कर रही है आरक्षण उन्हें देने को जो कि असल में काबिल नहीं है और जो एक तरीके से काबिल नहीं है। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए कि हमने काबिल व्यक्ति के हाथ में देश को नहीं सौंपा, तो क्या होगा, तो एक तरीके से देश जो है वहीं पर ही ठप पड़ जाएगा। अब मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण भी इस चीज़ का बताऊंगा। पहले हम अपने पॉइंट टू पॉइंट यानी कि बिंदु के साथ हम ये चीज़ें सभी क्लियर कर ले, फिर मैं आपको अपने निष्कर्ष में बताऊंगा कि ये ही असली मुसीबत की जड़ क्यों है। तो देखिए, तो धर्म आधारित आरक्षण आपने सुना होगा, यानी कि कुछ राज्यों में धर्म के आधारित आरक्षण भी लागू होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए 3.5% सीटें आवंटित की थी, जिसमें ओबीसी आरक्षण 30% था और उसमें 23% उसमें कर दिया गया। लेकिन कुछ मुसलमानों और ईसाइयों से संबंध अन्य पिछड़े वर्ग को इसमें से हटा दिया गया। फिर केंद्र सरकार ने अनेक मुसलमान समुदाय को पिछड़े समुदाय में सूचीबद्ध कर रखा और इसमें वे आरक्षण के लिए हकदार होते हैं। तो देखिए, तो किस तरीके से धर्म के आधार पर भी आरक्षित लोगों किया जाता है। पूर्व स्नातक के लिए आरक्षण, जैसे कि आपने देखा होगा JIPMER जैसे संस्थानों में स्नातकोत्तर सीट के लिए आरक्षण की नीति उनके लिए जिन्होंने JIPMER से MBBS पूरा किया है, यानी कि एम्स के लिए 120 स्नातकोत्तर सीटों में से 33% सीट जो कि 40 पूर्व स्नातक छात्रों के लिए आरक्षित हुआ करती है। इसका अर्थ है कि जिन्होंने एम्स से MBBS पूरा किया उनके लिए प्रत्येक छात्रों को स्नातक उत्तर में सीट मिलना तय है, यानी कि एक तरीके से फिक्स कर दिया गया है। जिन्होंने ये काम किया है भाई उसका तो ये तय है। तो अब देख लेते हैं कि आरक्षण के लिए अन्य मापदंड क्या है। अब देखिए, तो स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियां पोते पोतियों के लिए आरक्षण है। अब क्यों है भाई, पता नहीं। अब बेटा उसका काबिल नहीं है, उसे फिर भी आरक्षण दे दिया जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, अगर आप इसका निचोड़ निकाल कर देखेंगे, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा इस क्योंकि का भी मैं आपको जवाब दूंगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षण है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखो जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक तरीके से विकलांगता एक तरीके से नेचुरल चीज़ है, जो कि आरक्षित इसे देखो देना ही चाहिए, इसे हो सकता है। फिर खेल हस्तियों के लिए आरक्षण, भाई मानकर चलिए मैं एक खिलाड़ी हूँ, बिल्कुल सही बात है कि मैं खिलाड़ी हूँ और मैं देश के लिए खेल खेलता था। मान लीजिए कि क्रिकेट ही ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। मान लीजिए कि मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट जब देश के लिए खेलता था, अब मैंने छोड़ दिया ये खेल खेलना, एक तरीके से मेरा रिटायर्ड हो गया, मैं इससे रिटायरमेंट मैंने ले लिया इस खेल से। फिर भी मुझे आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। क्यों, पता नहीं क्यों, परंतु जो देश का पैसा यानी कि देश का पैसा जिन व्यक्तियों के लिए जाना चाहिए वो वहाँ नहीं जा रहा, जिससे अमीर अमीर और गरीब गरीब बनता जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि रिजर्वेशन इज आवर बर्थ राइट, यानी कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये चीज़ें तो देखो, एक तरीके से आरक्षण का मतलब होता है कि अपने आप को और नीचा दिखाना, एक तरीके से सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ। क्योंकि नीचा दिखाना क्यों, क्योंकि आप मानिए कि आप कुछ नहीं कर पा रहे,
चलो बहुत अच्छी बात है कि आरक्षण जाति को देख करके दे दिया, खिलाड़ी को देख करके दे दिया, स्वतंत्रता सेनानियों को देख करके दे दिया, परंतु उसका अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे फ्यूचर पर, तो फ्यूचर पर क्या पड़ेगा? आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बिल्कुल एक तरीके से नाकरवा हो जाएगी। एक तरीके से अशिक्षितता उसमें फैली रहेगी, कभी भी वो जागरूक नहीं होंगे, जिससे वो कभी भी शिक्षित नहीं होंगे, कभी भी वो कोई काम खुद नहीं करेंगे, एक तरीके से खुद नहीं करना चाहेंगे। देखिए तो जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में अनिवासी भारतीय NRI के लिए छोटे पैमानों पर सीटें आरक्षित होती है, उन्हें अधिक शुल्क और विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है। जैसे कि 2003 में NRI आरक्षण IIT से हटा दिया गया था। सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षण, शहीद के परिवारों के लिए आरक्षण, देखिए तो ये सैनिकों और शहीद के परिवारों के लिए आरक्षण काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। देखिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आरक्षण कुछ क्षेत्र में ही ज़रूरी है, ना कि सभी क्षेत्रों में वो जरूरी है। अब अंतर जातीय विवाद से पैदा हुए बच्चों के लिए आरक्षण, सरकारी उपक्रमों सार्वजनिक क्षेत्रों में उपागम यानी कि PSU के विशेष स्कूलों जैसे कि सेना स्कूलों, सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों PSU के लिए स्कूलों आदि और उनके कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण, वरिष्ठ नागरिक के लिए यानी कि PH के लिए सार्वजनिक बस परिवहन में सीट आरक्षण। फिर आरक्षण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है? अब देखिए तो संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार की भावना निहित है, आपने पढ़ा भी होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक तरफ तो संविधान ये कह देता है कि अनुच्छेद 15 की किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो भाई ये कैसा भेदभाव चल रहा है? जाति को देख करके आप लोग आरक्षित उसे कर रहे हो। एक तरीके से आरक्षण की जो जड़ है वो देश से नहीं जा रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन ही कहा जाएगा एक तरीके से। अब देखिए अब दूसरी ओर क्या कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति उसके साथ मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 15 के भाग 4 के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, उसे आरक्षण दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता की बात की गई है कि अनुच्छेद 16 के भाग 4 के मुताबिक यदि राज्य को लगता है कि सरकार सेवाओं के पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए वे पदों को आरक्षित कर सकता है। फिर अनुच्छेद 330 के तहत संसद और अनुच्छेद 332 में राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि भारत में आरक्षण की शुरुआत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को समृद्ध बनाने के लिए हुई थी, बिल्कुल हुई थी। देखिए आरक्षण क्यों दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से आप इस कहावत से भी समझ सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, परंतु किस डूबते हुए को तिनके का सहारा, वो भी तो हम लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि समाज में किस लोग को आरक्षण मिलना चाहिए और किन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सबसे जो प्रमुख समस्या है हमारी यही है। अब मैं इसका आपको जब निष्कर्ष बताऊंगा तो आप निष्कर्ष में पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे। हालांकि आपको कुछ पॉइंट मेरे गलत भी लग रहे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि और आप भी अपनी भली भांति बात जानते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि किसी भी बात को लेकर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। परंतु जब मैं आपको इसका निष्कर्ष बताऊंगा तो आप निष्कर्ष में जान पाएंगे कि हाँ कि कहीं ना कहीं ये बात भी सही है और इसके साथ साथ ही देश इसके साथ भी बदलाव करके काफ़ी ज़्यादा उन्नति जो है वो कर सकता है। तो अब देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए समृद्ध बनाने के लिए इस चीज़ यानी कि आरक्षण को दिया जाता है, लेकिन समय के साथ आरक्षण वोट बैंक के राजनीतिक का शिकार बनती जा रही है, जैसे कि मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया। तो वर्तमान समय में हर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए आरक्षण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका कारण आरक्षण का मूल उद्देश्य समाप्त होता जा रहा है। यानी कि मूल उद्देश्य किसी को नहीं पता कि क्यों आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण किस लिए जरूरी है, किन किन व्यक्तियों को मिलना चाहिए, किन किन सेक्टर में आरक्षण देना चाहिए, कुछ नहीं पता। केवल वोट बैंक के लिए आरक्षण का मुद्दा आप छेड़ दो, आप खुद एक पॉलिटिकल लीडर बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग इस चीज़ के लिए तो क्लैपिंग होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, इस कंक्लूजन की। आखिर इस आरक्षण की जड़ को किस तरीके से देश से उखाड़ फेंका जाए और किस तरीके से
आरक्षण जो कुछ लोगों के लिए, यानी कि सच में जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो किन लोगों को ये आरक्षण मिलना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे मुद्दे पर। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जब नोटबंदी की गई थी, तो आपको पता है कि 8 नवंबर सन 2016 को नोटबंदी करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इस नोटबंदी से आपको लगेगा कि आरक्षण का इससे क्या संबंध है। अब आपको पूरा सिस्टम में समझाने की कोशिश करता हूं कि आरक्षण का इससे किस तरीके से संबंध है। आप एक कॉपी पेन अगर आपके पास हो तो वो आप लेकर बैठिए और समझने की पूरी तरीके से आप कोशिश कीजिए। मानकर चलिए कि आप एक एससी और एसटी जाति से हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति ओबीसी जाति से है और कोई व्यक्ति जनरल जाति से है। एससी एसटी वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा समाज में अमीर है जहाँ पर वो रहता है, ओबीसी वाला उससे भी ज़्यादा अमीर है, और जनरल वाला बेचारा कुछ भी नहीं है, एक तरीके से मजदूरी करता है, रोज़ 500 रुपये वो कमाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट की नज़रों में, यानी कि सरकार की नज़रों में आरक्षण किसको मिलना चाहिए, एसटी या एसटी वाले को, एससी और एसटी वाले को। परंतु अगर देखा जाए मानवता के नज़रिए से तो आरक्षण किसको मिलना चाहिए, जनरल वाले को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। अब क्यों पिछड़ा हुआ है भाई, आपको पता ही होगा, मुझसे ज़्यादा आपका गणित अच्छा होगा, ये मैं जानता हूँ। तो देखिए, तो पिछड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि जनरल वाला जो व्यक्ति है वो 500 रुपये मानकर चलिए कि कमा रहा है, परंतु उसकी अब इतनी स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को पाल सके, पोस सके, या अपना कुछ पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च कर सके, क्योंकि अगर वो शिक्षा के ऊपर खर्च करेगा तो पहले ही गवर्नमेंट ने उसके लिए नियम जो है वो प्रतिपादित किए हुए हैं। अब एसटी एसटी वाला तो भाई अगर 50,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, 1.5 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, तो इसको, ये तो हो गई एक समस्या। अब इसका निवारण, अब इसका नोटबंदी से क्या लेना देना है। तो पहली बात, आरक्षण भ्रष्टाचार को जन्म देता है, ठीक है, आपको पता चलेगा कि क्यों देता है। दूसरी बात, आरक्षण राजनीतिक मुद्दा ये बना हुआ है जिससे कि देश एक सुपर पावर बनने में, मतलब एक तरीके से सुपर पावर बनने में देश को बाधा है, ठीक है। तीसरी बात, समुदायों में लेकर झगड़े, दंगे फिसाद, हिंदू मुस्लिम, आपको पता ही होगा, हिंदू मुस्लिम का कभी भी मुद्दा छिड़ जाता है और दंगे फिसाद हमारे देश में देखने को हर साल मिलते हैं। और बिना बात की बात, क्योंकि आपको पता है कि एक समुदाय में कई सारे लोग रहते हैं और वो प्रेम से रहते हैं, परंतु ऐसा क्या होता है कि एकदम से हिंदू मुस्लिम हो जाती है, फिर दलितों से मतलब झगड़ा हो जाता है। तो इस तरीके का मतलब क्या कारण होता है कि ऐसा होता है। अब देखिए, तो मैंने हम लोगों को नोटबंदी से इसको जोड़ना है। तो नोटबंदी से क्या कहा गया था कि सभी लोगों के, यानी कि सभी देशवासियों के अकाउंट हो गए, यानी कि कैशलेस। पहली बात तो इससे इसका मुख्यतः कारण क्या था और इसके उद्देश्य क्या था नोटबंदी का। तो नोटबंदी का मेनली जो कारण था और उद्देश्य था, तो यही उद्देश्य था कि नोटबंदी की जाए और देश को कैशलेस बना दिया जाए। तो कैशलेस से क्या था, कैशलेस का मतलब है कि अब आपका जो आप पैसा कमाते हैं तो पैसा आपका कहाँ पर जाएगा, वो आपके सीधा अकाउंट में जाएगा। मान लीजिए कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरी जो तनख्वाह है वो 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये तनख्वाह कहाँ पर जाएगी, क्योंकि कैशलेस है तो डेफिनेटली सी बात है, आपको पता है कि हमारे अकाउंट में ही जाएगी। अब मानकर चलिए कि अब कैशलेस नहीं हूँ, अब आप किसी पड़ोसी से 10 लाख रुपए ले लीजिए, तब गवर्नमेंट को नहीं पता, आप तो केवल सरकार की नज़रों में एससी है, एसटी है, ओबीसी है और जनरल है, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता। अभी गवर्नमेंट तो आपको एक तरीके से अकाउंट के जरिए जान सकती है और आधार कार्ड के जरिए जान सकती है, ठीक है, और किसी चीज़ से नहीं जान सकती। अब आपने तो हाथ उधार ले लिए एक तरीके से, मतलब आपका सिक्का चलता है, आपने 10 लाख ले लिए, 15 लाख ले लिए, या कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली। अब गवर्नमेंट को इस चीज़ का कुछ नहीं पता है। अब अगर मानकर चलिए कि देश में इस पॉलिसी को अपनाया जाता, किस पॉलिसी को, कैशलेस की पॉलिसी को, यानी कि कैश अब किसी के पास नहीं होता, तो पहला जो होता, अब जो हमारे यहाँ पर प्रशासनिक सेवाएं हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, यानी कि सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, उनमें सभी रिश्वत रुक जाती। पहला तो ये होता
क्योंकि मानकर चलिए अगर कोई सरकार 50,000 रुपये पर मंथ किसी कर्मचारी की तनख्वाह दे रही है और सालाना उसको पता है कि इसका खर्चा इतना कट के, एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी 50,000 रुपये तनख्वाह महीने में आती है और महीने में आने के बाद आप उसमें से कुछ प्रतिशत अपने घर के लिए यानी कि निजी खर्चों के लिए कर देते हैं और आपके पास मात्र 20,000 रुपये बच जाते हैं मंथली, और 12 दूनी 24 यानी कि 2,40,000 रुपये आप सालाना कमा पाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपके खाते में कितने रुपए होने चाहिए? 2,40,000 रुपये एक कर्मचारी के। अब वहीं दूसरी ओर अगर सरकार देखे कि 2,40,000 की जगह आपका अकाउंट 25 लाख रुपए से भरा हुआ है, तो आपके पास वो पैसा आया कहाँ से? वो पैसा किसका है? ठीक है, तो पहला तो यही इसमें कारण हो जाता है। अब दूसरा चीज़ ये है, आपने राशन के बारे में सुना ही होगा। काफ़ी जो लोग हैं वो राशन कार्ड बनवाए रहते हैं, यानी कि राशन कार्ड में डेफिनेटली सी बात यह है कि जिसका नाम होता है तो नाम के द्वारा ही उसे राशन जो है वितरित कर दिया जाता है। अगर कोई SC या ST वाला है तो उसे कुछ कम दामों पर राशन वितरित होता है, और OBC वाला है तो उसके OBC के लिस्ट के हिसाब से उसे राशन उतने ही मूल्य पर दे दिया जाता है। अब कुछ लोग तो राशन लेने के लिए जाते हैं, परंतु कुछ लोग राशन लेने के लिए नहीं जाते हैं, तो इसका मूल्यांकन कहाँ से हो? अब जो लोग नहीं जाते हैं तो जो गवर्नमेंट उनका राशन पूछवाती है तो वो लोग जो राशन होता है तो वो कहाँ पर जाता है? ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, ये अहम सवाल है। आप लोग अब कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो देखिए, तो पहला मुद्दा तो यही है कि अगर कैशलेस इंडिया होता तो कैशलेस इंडिया से जितने भी रिश्वत के सोर्स थे, मैं आपको सीधी सीधी बात में बताऊं, तो वो रुक जाते। फिर दूसरी ओर जितना आपको ये राशन का पता है, राशन कार्ड, आपने राशन कार्ड नाम ही सुना होगा। राशन कार्ड में जितने भी लोगों का राशन आता है वो SC से बिलोंग करता हो, OBC से करता हो या जनरल से करता हो, तो वो सही हाथों में ही जाता जिसको उसकी असल में ज़रूरत है। अब तीसरी बात यह आ जाती है कि अब सरकार आरक्षण किसको दे? अब जिसको कि हमें पता है कि आरक्षण किन लोगों को मिलना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जो सचमुच में गरीब है उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, और पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो हमारी बनती है कि हम अगर समुदाय में रह रहे हैं तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वर्ग नीचे है उसे हम कंधे से कंधा मिला करके चले, और साथ ही साथ उसे एक तरीके से शैक्षिक बनाए और एक तरीके से उसे बुद्धिजीवी बनाए, ताकि वो देश और समाज का पूरा विस्तार कर सके और एक तरीके से वो विकास की उसमें भावना उसमें उत्पन्न हो, जिससे कि वो देश का विकास कर सके। ठीक है, तो इस तरीके की हमें भावना अपनी रखनी चाहिए जिससे कि मतलब देश का विकास हो। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट है वो इसमें देखने को अब मिल सकते हैं। तो अब आरक्षण देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ देना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए, तो जैसे कि आपको पता होगा जो कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो सेवानिवृत्त सैनिक है उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। जो शहीदों के परिवारों के लिए है उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। जो बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं और जिनके पीछे मतलब कोई भी उनकी संतान नहीं है तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं जिनका कोई भी नहीं होता दुनिया में, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए जिससे कि उनका पूरी तरीके से विस्तार हो और विकास हो, जिससे कि वो देश में उन्नति ला सके। ठीक है, अब इन लोगों को, तमाम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब मानकर चलिए कि मैं एक मंत्री हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ और मिनिस्टर के पद से मैंने अपने इस्तीफा दे दिया, या मैं एक तरीके से मेरा रिटायरमेंट मिनिस्टर के पद से हो गया, फिर भी मुझे आरक्षण मिल रहा है। भाई किस काम का मुझे आरक्षण मिल रहा है? हालांकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी मिल रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आरक्षण को तो एक तरीके से हम लोगों को ये भावना ही निकाल देनी चाहिए कि आरक्षण नाम की भी कोई चीज़ होती है। आरक्षण अगर आना चाहिए तो पहले तो हम लोगों को दूसरे लोगों की मदद ही करनी है। अगर कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है सच में, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से या किसी भी तरीके से, तो हम लोगों को उसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए ताकि वो देश का निर्माण कर सके, देश की एक तरीके से वो बढ़ावा दे सके। फिर दूसरी ओर हम लोगों को उसकी सरकार है,
फिर सरकार कानून बनाती है, जैसे आपको पता ही है कि कानून बनाती है, कानून को लेकर के वो सभी एक तरीके से नियम प्रतिपादित करती हैं सेक्टर के लिए। तो दूसरी ओर हम कानून का भी उसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सभी चीज़ें जो है हम कानून के अंडर ही रहकर कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हम कानून से भी सहायता लेकर प्राप्त कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तमाम बातें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। और दूसरी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो में कोई भी बात गलत लगी है या कोई भी बात सही लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट में बताने से होगा क्या कि हम लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी, हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम लोगों का काम है कि समाज में जागरूकता फैलाना, ठीक है, और आप लोगों का भी काम है कि समाज में जागरूकता अधिक से अधिक फैलनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हैव ए गुड डे। जय हिंद।